Students, today we will discuss about static data members and static member function. First, static data member. A data member of class can be declared as static. हमने data members को integer define किया, character define किया, float define किया. Integer, character, float, these are the data types. We can define our data members as static also. What does static mean? Static data members has some properties. देखते हैं क्या है. It is initialized to 0 when first object of class is created. Suppose हमने लिख दिया static integer x. तो जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा x की वैल्यू 0 इनिशियलाइज हो जाएगी. उसके बाद x दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगा. पूरे प्रोग्राम में दोबारा x इनिशियलाइज नहीं होगा, चाहे हम कितने ही ऑब्जेक्ट x उस क्लास के बनाएं. सेकंड क्या कहता है? Only one copy of that member is created for the entire class and is shared by all the objects of that class. Means जो भी static data member है हमारा, उसको हम या उसको कंपाइलर एक ही बार मेमोरी एलोकेट करेगा. हर ऑब्जेक्ट के लिए उसको मेमोरी अलग नहीं मिलेगी और वो सेम मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू है उसी वैल्यू को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे. थर्ड क्या कहता है? It is visible only within the class but have lifetime of entire program. Means इसको क्लास के अंदर ही हम एक्सेस कर सकते हैं बट ये पूरे प्रोग्राम में अलाइव रहता है. ये पूरे प्रोग्राम में हम इसको यूज कहीं पर भी कर सकते हैं. एक प्रोग्राम है अब स्टैटिक डेटा मेंबर का. मेनली तीन प्रॉपर्टीज हमें ध्यान में रखनी है. इनिशियलाइज टू 0, अलाइव फॉर होल प्रोग्राम एंड मेमोरी उसको केवल एक ही बार मिल रही है. हम इस प्रोग्राम को समझेंगे, हमें स्टैटिक डेटा मेंबर्स की क्लियर हो जाएगी आउटपुट. मेन प्रोग्राम है ये हमारी आउटपुट है. सबसे पहले हमने क्या किया? दो फाइल्स हमने डिफाइन कर दी, इंक्लूड कर ली. iostream.h, conio.h, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ क्लास आइटम, हमने एक वही क्लास यूज की आइटम. Now here instead of 2 we are using 3 variables, 3 data members. Number is of type integer, cost is of type float, count is of type integer, but we have defined it as static also. हमने इसको static भी बना दिया है. तो इसका मतलब क्या है? Now count is static data member of this class item. Now पब्लिक में हमने वही दो चीजें यूज की, गेट डेटा एंड डिस्प्ले डेटा. एंड एक और फंक्शन हम यूज कर रहे हैं गेट काउंट. गेट काउंट का पर्पस क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिए. लास्ट में काउंट की वैल्यू हम चेक करना चाहते हैं. गेट डेटा से एक्स और वाई की वैल्यू हमने मेन प्रोग्राम से ले ली आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, और काउंट को हमने यहाँ प्लस प्लस कर दिया. सिंपली कोई वैल्यू हमने इसकी रीड नहीं की, कोई असाइन नहीं किया इसको, सिंपली हमने इसको प्लस प्लस कर दिया. बिकॉज it will be automatically initialized to 0 when first object is created. get count में हमने क्या किया? काउंट को डिस्प्ले कर दिया. नाउ डिस्प्ले डेटा अब हमने यहां पर डिक्लेयर तो कर दिया है बट यहां पर हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है. इसको डिफाइन हम क्लास से बाहर करेंगे बाय यूजिंग विजिबिलिटी लेबल. विजिबिलिटी लेबल की हेल्प से हमने यहां पर इसको डिफाइन किया. void item, scope resolution operator, display data, सी आउट नंबर की वैल्यू डिस्प्ले कर दी और हमने कॉस्ट की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया. एक और चीज हमें यहां पर एक अलग से ध्यान में रखनी है कि जब हम कोई स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उस स्टैटिक वेरिएबल को हमें क्लास से बाहर डिफाइन करना जरूरी है विद द हेल्प ऑफ विजिबिलिटी लेबल. इंटीजर उसका रिटर्न टाइप, इंटीजर उसका टाइप था आइटम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. दिस इज विजिबिलिटी लेबल. ये हम यहाँ और काउंट, हमें यहाँ पर इसको स्टैटिक वेरिएबल्स को विद द हेल्प ऑफ विजिबिलिटी लेबल क्लास से बाहर डिफाइन करना या डिक्लेयर करना कंपलसरी है. राइट? ये बात हमें ध्यान में रखनी है.
Now come to this main function R. Clear screen, item A B C. अब तीन वेरिएबल हमने तीन ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिए आइटम क्लास के, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट सी। सबसे पहले ए डॉट गेट काउंट, ए डॉट गेट काउंट, अभी हमने कोई वैल्यू पास नहीं की, ठीक है। जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए तो इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे ही ए ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा काउंट विल इनिशियलाइज टू 0। ए डॉट गेट काउंट, बी डॉट गेट काउंट, सी डॉट गेट काउंट। ए डॉट गेट काउंट, काउंट की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में 0 है, 0 डिस्प्ले हो गई, ये हमारी 0 डिस्प्ले हो गई। बी डॉट गेट काउंट, दिस इज बी डॉट गेट काउंट, बी डॉट गेट काउंट से भी काउंट की वैल्यू क्या है, 0 डिस्प्ले हो गई। सी डॉट गेट काउंट से भी काउंट की वैल्यू 0 डिस्प्ले हो गई। नाउ ए डॉट गेट डेटा, ए डॉट गेट डेटा, ए डॉट गेट डेटा से क्या होगा, दिस गेट डेटा फंक्शन विल बी कॉल्ड 200 pass to x, 298.25 is passed to y, राइट। तो नंबर की वैल्यू क्या हो गई 200, कोस्ट की वैल्यू क्या हो गई 298.25। नाउ काउंट प्लस प्लस, नाउ काउंट विल बिकम 1, काउंट की वैल्यू अब क्या हो गई 1 हो गई काउंट की वैल्यू, राइट। बी डॉट गेट काउंट, बी डॉट गेट डेटा, बी डॉट गेट डेटा से क्या होगा, अब नंबर बी के लिए नंबर की वैल्यू 100, कोस्ट की वैल्यू 190.28। नाउ काउंट प्लस प्लस अगेन, क्योंकि काउंट सेम वेरिएबल है सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो नाउ इट विल बिकम 1 की बजाय अब क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, आपकी ये 2 हो जाएगा। नाउ व्हेन सी डॉट गेट डेटा विल execute, for C object the value of number will be 300, value of cost will be 398.25। now count plus plus, now it will become from 2 to 3, इसकी वैल्यू अब क्या होगी 3 हो गई। C out, after reading data, A dot get count, क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी, काउंट की वैल्यू फाइनल क्या है 3, क्योंकि सिंगल कॉपी है काउंट की, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्रिएट नहीं हो रहा, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, और नाउ उसकी फाइनल वैल्यू क्या है 3। तो जब A डॉट गेट काउंट होगा तो वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, दिस वन 3। जब B डॉट गेट काउंट है तो अभी वैल्यू 3 आ रही है, जब C डॉट गेट काउंट है तो अभी वैल्यू हमारी 3 आ रही है। So this is the concept of static data member. It is initialized to 0 when first object is created. It remains same for all the objects, means only one copy is created for static variables. Memory भी उसको एक ही बार मिल रही है और उस entire program में वो alive रहता है, life cycle उसके entire program की। This is what the static data member is. Now come to the next topic, static member function. इसकी भी क्या प्रॉपर्टीज हैं, वी कैन ऑल्सो डिफाइन मेंबर फंक्शन, भी मेंबर फंक्शंस को भी हम स्टैटिक बना सकते हैं। अ मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक must have the following properties. 1, static function can have access to other static members only. static function जो हम बनाएंगे वो केवल और केवल static डेटा को या static functions को ही कॉल कर पाएगा, यूज कर पाएगा, सिंपल डेटा मेंबर्स को static function यूज नहीं कर पाएगा। Second, static member function can be called using the class name instead of its object. अब क्योंकि हमने पहले पढ़ा है स्टैटिक डेटा मेंबर में कि उसकी एक ही कॉपी क्रिएट होती है, वो सभी क्लासेस के लिए सेम रहता है, तो यहाँ पर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम क्या कर रहे हैं कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल नहीं करेंगे, हम क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से कॉल करेंगे, यानी कि विजिबिलिटी लेवल की हेल्प से हम उसको कॉल करेंगे, राइट। चलो देखते हैं कैसे काम करता है ये। This is again a program of static member function. This is our main function and this is our output. Again इसमें अब हमने क्या किया देखो,
हैश इंक्लूड iostream.h conio.h, ओके नो प्रॉब्लम। क्लास टेस्ट, अब हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम हमने रख दिया टेस्ट। दो उसके अंदर वेरिएबल हैं, एक तो सिंपल डेटा मेंबर है कोड जिसका टाइप इंटीजर, एक हमने स्टैटिक डेटा मेंबर डिफाइन किया अगेन काउंट जिसकी टाइप है इंटीजर, राइट। नाउ पब्लिक में हमने क्या डिफाइन किया, वर्ड सेट कोड, वर्ड सेट कोड, और उसके अंदर हम कोई भी हम ये कह सकते हैं कोई भी आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर पास नहीं कर रहे। सेट कोड में हमने क्या किया, कोड इज इक्वल टू प्लस प्लस काउंट, ये है प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद वैल्यू कोड में असाइन होगी। कैसे, जब हम मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तब देखते हैं इसको। शो कोड में कोड की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है और उसको हमने नाम क्या दिया, ऑब्जेक्ट नंबर, राइट। शो काउंट, शो काउंट में काउंट की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो तीन मेंबर फंक्शन हमने बनाए, एक तो कोड की वैल्यू को सेट करने के लिए जिसमें हम काउंट की वैल्यू भी इंक्रीज कर रहे हैं, एक कोड की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए और काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। अब स्टैटिक मेंबर को हमने क्या कहा था, सॉरी स्टैटिक डेटा मेंबर को हम क्लास से बाहर डिफाइन करेंगे, तो यहां पर हमने इसको डिफाइन कर दिया इंटीजर टेस्ट काउंट, राइट। नाउ कम टू द मेन प्रोग्राम, void main, clear screen, test t1 comma t2, we are creating two objects of class test, one is t1 and other is t2. As soon as t1 is created, the value of count will be initialized to 0. जैसे ही हम t1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे काउंट की वैल्यू 0 हो गई हमारी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने स्टार्टिंग में क्या कर दी, 0, राइट। नाउ t1 डॉट सेट कोड, t1 डॉट सेट कोड से क्या होगा, दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड, इस फंक्शन में क्या हो रहा है, काउंट प्लस प्लस, पहले काउंट की वैल्यू 0 से क्या हो गई, 1 हो गई, और दैट विल बी असाइन टू कोड 1। तो t1 के कोड की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, t1 के कोड की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। Now when this statement will be executed, t2 dot set code, now t2 dot set code, this function again called, count will become from 1 to 2, count की वैल्यू क्या हो गई 2, and now the code for t2 will become 2, कोड की वैल्यू अब यहाँ पर 2 हो गई। अब हमने क्या कहा था स्टैटिक मेंबर फंक्शन की प्रॉपर्टीज में कि जो मेंबर फंक्शन है उसको हम कॉल कैसे करेंगे, उसको हम कॉल करेंगे विजिबिलिटी लेवल क्लास नेम से। तो यहाँ हम टेस्ट हैश टेस्ट और डबल कॉलन यूज करें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, शो काउंट, शो काउंट। अब शो काउंट क्या होगा, काउंट की वैल्यू क्या है, 2 है हमारी, तो शो काउंट में काउंट की वैल्यू 2 डिस्प्ले हो जाएगी। काउंट की वैल्यू यहाँ पर 2 डिस्प्ले होगी, राइट। अगेन एक और ऑब्जेक्ट हमने बनाया टेस्ट t3, t3 डॉट सेट कोड क्या हो गया, t3 डॉट सेट से क्या होगा, अगेन सेट कोड वाला फंक्शन कॉल होगा एंड काउंट विल बिकम नाउ फ्रॉम 2 to 3 and code for t3 object will become 3, the value of code for t3 object will become 3, right। अगेन शो काउंट कॉल कर रहे हैं, तो नाउ काउंट की फाइनल वैल्यू क्या है, 3 है, तो काउंट की फाइनल वैल्यू 3 यहां पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब देखते हैं t1 डॉट शो कोड, कोड की वैल्यू t1 के लिए क्या थी, 1 थी, कोड की वैल्यू t2 के लिए t2 डॉट शो कोड 2 थी, कोड की वैल्यू t3 के लिए क्या थी, 3। दिस इज हाउ स्टैटिक मेंबर फंक्शन विल बी यूज। और हमने एक चीज और देखी है, हमने स्टैटिक किसको बनाया था, शो काउंट को बनाया था स्टैटिक। तो स्टैटिक शो काउंट को हमने बनाया था, उसके अंदर केवल और केवल स्टैटिक मेंबर्स को ही हम यूज कर पाए, हमने और कोई
डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन किसके अंदर यूज नहीं किया। दिस इज हाउ static data members and static member functions are used in our C++ programs. Now, object as function argument. Functions की argument में हम objects को pass कर सकते हैं। कैसे? Like any other data type, objects can be passed as function arguments. This can be done in two ways. One is pass by value and other is pass by reference. Pass by value जब भी हम कोई object pass करते हैं, it means copy of object is passed to the function. They have different memory location. तो जो हम actual value है जो main program से जो हम pass कर रहे हैं वो अलग बनेगी, उसकी वो अलग memory में store होगी, और जो हमने pass कर दी जो फंक्शन में चली गई वैल्यू उसके लिए मेमोरी अलग मिलेगी। तो वो दोनों वैल्यूज अलग अलग मेमोरी पे स्टोर होंगी। एनी चेंज मेड टू इन द ऑब्जेक्ट इन फंक्शन विल नॉट रिफ्लेक्ट इन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम कोई चीज पास बाय वैल्यू करते हैं तो एक बार हमने पास कर दिया, उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे वापस मेन प्रोग्राम में नहीं आता। पास बाय रेफरेंस या ऑब्जेक्ट या सॉरी पास बाय एड्रेस या पास बाय रेफरेंस, इट मीन्स ओनली एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी लोकेशन एक ही है, यानी कि जो वैल्यू हम मेन में यूज कर रहे हैं और जो वैल्यू हम फंक्शन में यूज कर रहे हैं वो दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन में अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो वो हमारे मेन फंक्शन में भी चेंज हो जाएगी। इन बोथ द ऑब्जेक्ट्स शेयर सेम मेमोरी एड्रेस, changes done in object of function will also be reflected in the actual object. This is a program. एक प्रोग्राम हमने बनाया है ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का। टाइम क्लास हमने बनाई है, टाइम क्लास, और दो टाइम्स को हम आपस में ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज आवर मेन प्रोग्राम एंड दिस इज आउटपुट। देखो अगेन दो फाइलें हम हमेशा इंक्लूड करते हैं, आयोस्ट्रीम एंड कोनियो। क्लास टाइम, अब हमने क्लास का नाम क्या रखा, टाइम, और इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं आवर एंड मिनट, दोनों ही इंटीजर टाइप के, और दोनों ही क्या हैं, प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं। बाय डिफॉल्ट ऑल द मेंबर्स, अगर हमने विजिबिलिटी लेवल नहीं दिया है तो देन दे विल बिहेव एज ए प्राइवेट। सो इंटीज आवर एंड मिनट्स आर प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ दिस क्लास टाइम। पब्लिक, नाउ फंक्शंस हमने बनाए तीनों फंक्शंस को हमने पब्लिक सेक्शन में डिफाइन कर दिया। सबसे पहले गेट टाइम, टाइम को रिसीव करेगा और प्राइवेट डेटा मेंबर्स में असाइन कर देगा। उसके बाद डिस्प्ले है, थर्ड फंक्शन। डिस्प्ले में आवर्स एंड मिनट्स को हमने डिस्प्ले किया हुआ है। जो सेकंड फंक्शन हमने बनाया उसको हमने नाम दिया सम, और देखिए टाइम t1 एंड टाइम t2 दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को हमने, दोनों ही जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इसी क्लास के, सेम क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जो भी हम t1 मिनट्स हैं t2 मिनट्स, t1 यूज कर रहे हैं तो t1 की वैल्यू आएगी, t2 यूज कर रहे हैं तो t2 की वैल्यू आएगी। और ये क्या है, व्हाट अबाउट दीज मिनट्स आर, ये हम देखते हैं अभी जब हम मेन फंक्शन करेंगे तब हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ मेन पे आ जाते हैं अब हम। नाउ टाइम t11 t12 एंड t3, थ्री ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइम क्लास हैज क्रिएटेड, राइट। पहला ऑब्जेक्ट है t11, दूसरा है t12 और तीसरा है t3। t11 डॉट गेट टाइम से क्या होगा, गेट टाइम फंक्शन कॉल हो गया हमारा। आवर की वैल्यू क्या हो गई, h की वैल्यू हो गई 2 और m की वैल्यू हो गई 45, राइट। तो ये h से आवर में क्या हो गया 2 और मिनट्स में क्या हो गया 45। तो हम ये कह सकते हैं t11 के लिए आवर की वैल्यू हो गई 2 और मिनट की वैल्यू हो गई 45। सिमिलरली जब t12 की हेल्प से हम कॉल कर रहे हैं तो आवर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 एंड मिनट की वैल्यू हो जाएगी 30। नाउ दिस फंक्शन t3 सम t11 t12, यानी कि जब ये फंक्शन, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये फंक्शन कॉल हो गया हमारा। t11 की वैल्यूज कहां जाएंगी, t1 के पास जाएंगी, t12 की वैल्यू कहां जाएंगी, t2 के पास जाएंगी, एंड दिस इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू। हमने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास नहीं किया,
कहीं भी एंड ऑपरेटर हमने यूज नहीं किया है, हमने एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करा दी। दिस इज कॉल बाय वैल्यू। देखो अब होगा क्या। अब एक चीज मैं आपको समझा दूं, T1 डॉट मिनट, T1 डॉट मिनट का मतलब क्या है, T11। T2 डॉट मिनट का मतलब क्या है, T12 की वैल्यू। और व्हाट अबाउट दिस मिनट, दिस मिनट जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, दिस विल एसोसिएटेड विद T3। तो इसका मतलब क्या है, T3 डॉट मिनट इज इक्वल टू T1 डॉट मिनट प्लस T2 डॉट मिनट। तो कितना हो गया, यहां हम प्लस करेंगे तो क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, 4 है, यानी कि 6 हो गया, 6 मिनट। आउटपुट हमारी क्या आई टोटल, 6 मिनट हो गई T3 में। अब सॉरी, ये हमने आवर्स को ऐड कर दिया है, सॉरी। 45 मिनट्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर 30 मिनट्स हैं। तो ये टोटल हो जाएगा, 6 नहीं होगा ये हमारा, ये टोटल होगा 45 और 30, इट विल बिकम 75। 75 मिनट्स आर देयर। ये 2 भी नहीं है, ये 4 भी नहीं है, हमने आवर्स को ऐड कर दिया। यहाँ पर मिनट्स को जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि मिनट्स हैं, तो यहाँ 45 आएगा, T1 डॉट मिनट्स 45, T2 डॉट मिनट्स 30, टोटल मिनट्स T3 की मिनट क्या हो गई, 75। अब ये जो मिनट है 75, ये आवर से ज्यादा हो गई, 1 घंटे से ज्यादा हो गई, 60 मिनट होते हैं ना, तो हम इनमें से पहले घंटे बाहर निकाल लेंगे। आवर इज इक्वल टू मिनट डिवाइड बाय 60, 75 डिवाइड बाय 60 कितना आएगा, 1, 1। तो यहां पर आवर की वैल्यू क्या हो गई, अभी 1 हो गई। और मिनट्स कितने बच गए, मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज कर लिया हमने, दिस इज मॉड्यूलो ऑपरेटर। 75 डिवाइड बाय 60, रिमाइंडर कितना बचेगा, 15। तो यहां पर मिनट की वैल्यू हो गई अब हमारे पास 15, राइट। नाउ आवर इज इक्वल टू आवर, आवर क्या था, 1 था यहाँ पर। T1 डॉट आवर क्या था, 2 था। T2 डॉट आवर क्या था, 4 था। 4 प्लस 2 प्लस 1, इट विल बिकम 7, राइट। तो T3 के लिए आवर की वैल्यू 7 हो गई, मिनट की वैल्यू हो गई 15। चलो नाउ इंटीजर ड्यूरेशन सी आउट, T1 T11 डॉट डिस्प्ले होगा तो क्या होगा, 2 आवर 45 मिनट। T12 डॉट डिस्प्ले होगा 4 आवर 30 मिनट। T3 टाइम T3 डॉट डिस्प्ले नाउ 7 आवर 15 मिनट्स, राइट। ये इंटीजर ड्यूरेशन शायद हमने ऐसे ही डिफाइन कर दिया। तो दिस इज हाउ objects can be passed by value, and this is a program for time class which is used to add 2 times. I think students, static data members, static member functions and object as a function argument, ये आपको क्लियर हो गया होगा। रिटर्निंग ऑब्जेक्ट सेम, हम ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिटर्न टू कॉलिंग स्टेटमेंट्स, सम चेंजेस कैन बी मेड इन द सम फंक्शन। जो अभी हमने फंक्शन किया है ना, उसी में अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, टाइम। अब हमने वहां सिंपल मिनट नहीं रखा, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, टेम्प डॉट मिनट, टेम्प डॉट आवर, टेम्प डॉट मिनट, रिटर्न टेम्प। तो अब भी सेम है, वैल्यू सेम है, सारी बात सेम है। अब क्या होगा, टेम्प की जो वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, दिस टेम्प की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, T3 में चली जाएगी। अगर हम यहाँ टेम्प नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में। अगर हमने लिख दिया तो हमें ये पता लग रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न कैसे करते हैं, रिटर्न टेम्प, एक ऑब्जेक्ट सिंपली रिटर्न हो जाएगा। और यहां पर वॉइड नहीं आएगा इस केस में, यहां पर आएगा टाइम, टाइम क्लास का ही ऑब्जेक्ट ये रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न टाइप भी टाइम ही आएगा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, ये वर्ड नहीं आएगा। Calling statement is rewritten as so that object temp containing the sum of 2 times will now return to object T3. This is how we can return the object. Thank you, students.